नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक काल है। इसके पहले की कक्षाओं में हम हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में पढ़ चुके हैं। आप उन वीडियो को 2-3 बार जाकर के देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1500 ईसा पूर्व तक का सफर कर चुका हूं। आज हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास का सफर करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? वैदिक सभ्यता, वैदिक काल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके भारत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आपके यहाँ जो एक सभ्यता की स्थापना होती है वो आपका वैदिक सभ्यता होती है, और जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सभ्यता के निर्माता के विषय में थोड़ा सा डिबेट है। तो मेनली इस सभ्यता का जो निर्माणकर्ता थे वो आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन। तो कहते हैं कि आर्य जो थे वो आए कहां से थे, तो इस विषय पर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। तो कुछ विद्वान इंपॉर्टेंट हैं जो कि अपनी राय देते हैं कि आर्य भारत में आए कहां से थे, कि वास्तव में वो भारतीय ही थे। तो आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आर्यों के का मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है कि आर्य वास्तव में भारतीय थे कि बाहर से आए हुए थे। तो कुछ विद्वान हैं वो अपना मत देते हैं कि भारत में आर्य भारत में नहीं थे, वो बाहर से भारत में आए हुए थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया, क्योंकि पुरंदर, आपने ध्यान दिया होगा, पुरंदर मतलब कि आपके इंद्र से तात्पर्य है। पुरंदर और हरियोपिया शब्द यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो वर्ड है ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो उससे लोग तात्पर्य लगाते हैं कि पुरंदर के आक्रमण से आपके हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ये भी देखते हैं आप। तो आप देखेंगे कि जो विद्वान हैं, विद्वानों में मैक्स मूलर एक सर्वप्रथम विद्वान हैं जिनके मत को सर्वमान्य माना गया है। तो मैक्स मूलर मानते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। क्या मानते हैं? आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। दूसरे आपके विद्वान वहीं पे हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो कि मानते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। ठीक है, तीसरे अविनाश चंद्र जो बोलते हैं कि आर्यों का जो स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान अलग अलग मत देते हैं, लेकिन जो आपका मैक्समूलर का मत है कि मध्य एशिया से आए हुए थे, ये मत काफी हद तक सही प्रतीत होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका जो वैदिक काल है, वैदिक काल, तो इसका भौगोलिक विस्तार आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो टॉपिक आपका आएगा भौगोलिक विस्तार का आएगा। भौगोलिक विस्तार का टॉपिक आएगा कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां तक था। तो इनके भौगोलिक विस्तार के विषय में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को तो नहीं मिलता जिस प्रकार से आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला, एक निश्चित बिंदु। लेकिन इसमें तब भी आपको इतना दिखाई देगा कि नदियों का कुछ उल्लेख किया गया है। कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है आपके वैदिक काल में। उन्हीं नदियों के इर्द गिर्द इस सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। और जितनी ज्यादा नदियों का प्रयोग किया गया है, जिन नदियों का जितनी अधिक बार जिन नदियों का प्रयोग किया गया है, उससे आप तात्पर्य लगाएंगे कि उसी नदी क्षेत्र के आसपास इन आर्यों की वैदिक सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपके वैदिक वेद में लगभग 25 नदियों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं 21, लेकिन 25 नदियों का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम यानी कि सर्वाधिक वर्णन आपके सिंधु नदी का मिलता है, जो आपके हड़प्पा सभ्यता में मिल रही थी वही नदी। तो सिंधु नदी आप देखेंगे तो सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यमुना नदी का 3 बार वर्णन देखने को मिलता है और गंगा नदी का 1 बार वर्णन देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके उत्तर पश्चिम से लेकर के मध्य गंगा घाटी वाले इलाके में मेनली आर्यों का विस्तार था। तो आर्य कहां तक विस्तृत थे? आपके भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके से लेकर के कहां तक? मध्य गंगा घाटी के मैदानों तक वो विस्तृत थे। तो ये आर्यों का भौगोलिक विस्तार हो गया। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए तो आप देखेंगे कि वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग वैदिक काल जो है उसका समय पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के
1000 ईसा पूर्व। वहीं आपके उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी देखने को मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल के जानकारी का स्रोत, यानी कि ऋग वैदिक काल जो आपका था 1500 से लेकर के 1000, इसका जानकारी का क्या स्रोत आपके पास है? तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ ऋग्वेद, जो आपका ऋग्वेद है वो इस काल के जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आएगा, फिर आपको 3 वेद और मिलेंगे, उसमें आप उत्तर वैदिक काल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके एग्जामों में बहुत ही बेहतरीन किस्म के क्वेश्चन उठते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा बन ही जाते हैं। तो आप देखिएगा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है आपका, तो ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद का अर्थ क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी कि जो ऋग्वेद है ना, वो आपके ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, कि ऋचाएं दी गई हैं और ऋचाओं का क्रमबद्ध रूप से संगठित करके, संग्रहित करके एक स्थान में प्रयुक्त किया गया है। फिर आप देखेंगे कि ऋग्वेद का विभाजन कैसे हुआ है। तो आप देखेंगे आपका जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है। जैसे आप अध्याय जानते हैं ना, अध्याय पाठ, उस तरीके से आपको 10 मंडल देखने को मिलता है। 10 मंडल के बाद आप देखेंगे कि 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। कुछ पुस्तकों में आपको 10,562 भी मिल जाता है, लेकिन अधिकतर किताबों में आपको 10,462 ऋचाएं देखने को मिलती हैं। ऋचाएं मतलब ये मंत्र, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखें 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेद में, 1024 आपकी सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, तो आप आगे देखेंगे कि आपका जो ऋग्वेद है वो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का जानकारी देता है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी देता है कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार से थी। ठीक है, उसके बाद आपके आर्य के समाज के बारे में, आर्यों का समाज किस प्रकार से था, धर्म किस प्रकार से था। उसके बाद भौगोलिक विस्तार की चर्चा तो मैं आपसे कर चुका हूं। ठीक है ना, भौगोलिक विस्तार की चर्चा आपसे कर चुका हूं। अब आप लोग आइएगा ऋग्वेद पर हम चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त? 1028 सूक्त। कितनी ऋचाएं? तो आप कहेंगे 10,462 ऋचाएं। अब देखिए कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आप देखेंगे कि सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप कहेंगे तृतीय मंडल में आपके सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरा मंडल, गायत्री मंत्र का उल्लेख। आगे बढ़िए, आगे देखेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके ऋग्वेद में जो 7वां मंडल है ये वरुण देवता को समर्पित है। किसको? वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। जो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि राजा जो होता था अपनी विजय पराकाष्ठा को दिखाने के लिए एक अश्व छोड़ता था और अश्व जिस जिस इलाके से गुजरता था बिना किसी बाधा के, उसे कोई पकड़ता नहीं था, तो वो जो क्षेत्र होते थे वो उस राजा के अंतर्गत आ जाते थे। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ का जो पहला जिक्र मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको 10 राग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? 10 राग युद्ध। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 राग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि रावी यानी कि पुरुषोणी नदी के तट पर 10 राग युद्ध का कॉन्सेप्ट होता है। आपसे पूछा जाए कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो आप कहेंगे पुरुषोणी या रावी नदी के तट पर हुआ। ठीक है, किनके बीच में हुआ, तो आप कहेंगे कि भरत कबीला और पुरु कबीला और भरत कबीले के बीच में हुआ। ठीक है, तो पुरु कबीला जो था मेनली ये ही नेतृत्व किया इस युद्ध का। तो आपके भरत कबीले के जो राजा थे वो सुदास थे, भरत कबीले के राजा सुदास थे। ठीक है, और अन्य 10 राजाओं के समूह में ये युद्ध देखने को मिलता है। तो अन्य जो 10 राजाओं का समूह था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व पुरु कबीला कर रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें पंचजन्य का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, यानी कि 5 आर्य और 5 अनार्य मिल करके 10 राजा ये हुए और आपके भारत वंश के राजा सुदास के बीच में ये युद्ध देखने को मिलता है।
अब आगे देखेंगे और इसमें देखेंगे कि विजय कौन हुआ। विजयी आपका राजा सुदास हुए। भरत वंश के राजा सुदास इस दशराग युद्ध में विजयी हुए। आपसे पूछा जाएगा दशराग युद्ध में विजय किसकी हुई, तो आप कहेंगे राजा सुदास, जो कि भरत वंश के राजा थे। ठीक है, और बाद में यही भरत वंश प्लस भरत कबीला प्लस कुरु कबीला मिलकर के कुरु बनता है। कुरु यानी कि जो कौरवों का इलाका होता है, आपके महाभारत में देखने को मिलता है। कौन कौन से मिलकर के, भरत कबीला प्लस कुरु कबीला मिलकर के कुरु कबीला बनता है, जो कुरु महाजनपद आता है। वहीं पर कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था, वहीं पर उनका निवास स्थान था। ठीक है, तो आपका सातवां मंडल यहां पर देखे। इसके बाद आपका सातवां मंडल का कॉन्सेप्ट कहां पर देखिए, आप ये देखिए। ठीक है ना। अब आप देखिए आठवां मंडल, ऋग्वेद का आठवां मंडल। ऋग्वेद के आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिन्हें खिल कहा गया। ये बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो आठवां मंडल है, उसमें हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है, हाथ से लिखी हुई। ठीक है, और उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहेंगे खिल। क्या कहेंगे, खिल। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि खिल कहा जाता है, जो कि आपके हस्तलिखित ऋचाएं हैं ऋग्वेद के आठवें मंडल में, इनका वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे तो ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है, उसमें सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो आपका नौवां मंडल है, वो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है ना। ऋग्वेद का 10वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तीसरा मंडल आपके गायत्री मंत्र के लिए है। ठीक है, 7वां मंडल आप देखिए वरुण देवता को समर्पित है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाएं हैं। ठीक है, और 7वें में ही आपको दशराग युद्ध की भी चर्चा देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट, आज आपके आधुनिक भारत में आपके वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट जो देखने को मिलता है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से निकल करके आया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण व्यवस्था, वर्ण समाज का वर्णन देखने को मिलता है। 4 वर्णों का जिक्र पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो यही 4 समाज थे। आपके कर्म के आधार पर इनका बंटवारा हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कर्म के आधार पे, कार्य के आधार पे, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि वो थोड़ा निचले कुल का भी है, यदि वो विद्वानों का कार्य करने लगा, वो विद्या अध्ययन का कार्य करने लगा, तो उसे आप ब्राह्मण कह सकते हैं। तो ये कर्म के आधार पर इनको क्या दिया गया, इनका वर्ण बंटवारा किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो विद्या अध्ययन का अधिकार था, जबकि शूद्र को विद्या अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। इनको द्विज बोलते थे, द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तीनों को मिलाकर के द्विज बोलते थे, और शूद्र जो थे, इनको विद्या अध्ययन का अधिकार नहीं था। आगे बढ़ेंगे तो देखिए धर्म सूत्र में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है कि ये जो 4 वर्ण थे ना, इनके कर्तव्य क्या है। ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज में विद्या अध्ययन करना, लोगों के लिए अध्यापन करना, लोगों को शिक्षा देना। ठीक है, क्षत्रियों का कर्तव्य क्या था, क्षत्रियों का कर्तव्य था कि इन तीनों वर्णों की रक्षा करना। वैश्य का क्या कार्य था, वैश्य का कार्य था कि इन तीनों वर्णों के जीविकोपार्जन के लिए अन्न का उत्पादन करना। ठीक है, आगे देखेंगे कि आपके शूद्र का जो कॉन्सेप्ट था, वो इन तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र का कॉन्सेप्ट तीनों वर्णों की सेवा करना। आगे बढ़िए, तो मैं आपको 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा कर चुका हूं। आगे देखिए कि कालांतर में यही पुरु और भरत, जो मैं बताया अभी, पुरु और भरत मिलकर के कुरु कबीला बना, और यही आप देखेंगे महाभारत में देखने को मिलता है। और आगे बढ़िए, समाज किस प्रकार से आपके ऋग वैदिक समाज था, तो ऋग वैदिक समाज आपका पितृसत्तात्मक फैमिली का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जबकि आपके हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक फैमिली का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। याद है ना, याद होगा आपको। फिर देखिए कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें मुख्य पेशा क्या था, कृषि। मैंने बोला था कि हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य पेशा था वो कृषि था, जबकि यहाँ पर पशुपालन मुख्य पेशा है और द्वितीय पेशा कृषि है। उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे, यानी ऋग वैदिक की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक में आप जाएंगे तो वहां पर आपको द्वितीय पेशा जो आपका कृषि है, वो प्रथम पेशे पे आ जाएगा। देखिए कि आपके पितृसत्तात्मक समाज का कॉन्सेप्ट मिलता है। पिता और माता, माता के लिए आपको 334 बार उल्लेख मिला हुआ है माता शब्द का, जबकि पिता शब्द का 335 बार उल्लेख मिला है। यानी पितृसत्तात्मक फैमिली का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, क्योंकि पिता का जिक्र ज्यादा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आरंभिक जीवन पशुचारण। मैंने बोला कि ये लोग पशुपालन करते थे, पशुचारण करते थे, कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे ऋग वैदिक काल में।
ठीक है। उसके बाद कृषि इनका द्वितीय पेशा था। कृषि द्वितीय पेशा। आगे देखिए, भौगोलिक विस्तार की मैं चर्चा कर चुका हूं। सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी का ज्यादा जिक्र है, तो वहां पर ज्यादा बस्तियां इनकी होंगी और मध्य गंगा घाटी में भी होंगी, लेकिन गंगा का आप देखेंगे एक बार उल्लेख है, तो यानी गंगा नदी के पूरब की ओर इनका साम्राज्य विस्तार देखने को नहीं मिलता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं भूल गया था, ध्यान दीजिएगा कि जो ऋचाएं हैं 10,462 ऋचाएं हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि आपका जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब देखेंगे ऋचाओं में, तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार प्रयोग किया गया है। इंद्र शब्द का 250 बार प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में सब प्रमुख देवता इंद्र थे। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे अग्नि को 200 शब्द प्रयोग किया गया है अग्नि देवता के लिए, तो वो द्वितीय सब प्रमुख देवता थे। तृतीय सब प्रमुख देवता विष्णु थे, जिनको की 100 शब्द जिनके लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद चतुर्थ जो आपके देवता थे वो वरुण थे, जिनके लिए 30 शब्द प्रयोग किया गया है। और इन ऋग्वेद की जो ऋचाएं थी, इन ऋचाओं को अध्ययन करने वाले जो ऋचाओं का अध्ययन करते थे, ऋचाओं का जो उच्चारण करते थे, उन्हें होत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे। ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रह गया था कि सबसे पवित्र नदी, ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी, जिसको नदीत्मा का दर्जा दिया गया था। नदियों की मां बोला गया है, इतनी पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती नदी। ठीक है। तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर पितृसत्तात्मक फैमिली थी। पिता के लिए 335 बार यानी कि 335 शब्द का उल्लेख किया गया है, और माता के लिए 234 बार माता शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये रहा कुछ ऋग्वैदिक काल से जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इनको आप लोग आसानी से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों।